तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कोई बच्चा ज्वाइन किया था वो आ गया, चलो ठीक है, आ जाएगा। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोग का दिन? मतलब छुट्टी वुट्टी मूड कैसा रहा, कैसा गया आपका छुट्टी? सो कॉल्ड बढ़िया। प्रोडक्टिव बोला किसी ने। साले क्या प्रोडक्टिव रहे? हाँ? दुकान में बैठा है, ये बात। उसको उसको बंद कर देने की। बाहर आवाज आ रही है, अभी अच्छा नहीं लगे। तुम लोग सीनियर बैच है और हम लोग ऐसा बात करें, दुकान में बैठा है ये। कौन सा दुकान में बैठा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सीए इंटरमीडिएट के अंदर। आ, आज मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपका 11 बजे सेशन था, तो मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से आई केप्ट द सेशन टुडे सो दैट आई विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट। सबसे पहले मेरा पेपर के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। मेरा पेपर आपको पता ही होगा, कॉर्पोरेट अदर लॉज। नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट। तो कॉर्पोरेट अदर लॉज जो है, ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें तो ये 100 मार्क्स का पेपर है अकेला। अनलाइक फाउंडेशन, जिसके अंदर लॉ खिचड़ी बन के आया था लास्ट टाइम तक कि 60 तो 70, 60, 60 आपका इंग्लिश और 40, 60 लॉ और 40 इंग्लिश। तो इसमें ये तो 100, पहला बार आपको 100 नंबर का लॉ पेपर मिलेगा, तो इसके लिए बधाई। हाँ, इससे ज्यादा का पेपर में ऑफकोर्स ऑप्शनल आता है, तो पेपर और वेटेज जो होता है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ मार्क्स वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर, ठीक है ना? आइए आइए आइए, गुड मॉर्निंग। तो वेटेज, अरे भाई इतना वो इधर आराम से बैठ, हाँ। स्पेस, हाँ। तो वेटेज उसका ऑफकोर्स ज्यादा होता है। और पहला बात, सबसे पहला चीज जो मैं आपके साथ क्लेरिफाई कर दूं, फाउंडेशन और इंटर दोनों के अंदर मतलब क्या होता है। अब वो फाउंडेशन से आता है, आपको लगता है जैसा फाउंडेशन में लॉ था वैसा ही इंटर में रहेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा फाउंडेशन में लॉ है, इंटर में बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाता है लॉ। आप लोग को कोई सीनियर विनियर से कभी पूछा, बात हुआ, ऐसा कोई बताया आपको? नहीं बताया? मैं बता रहा हूं, मैं तो सबसे बढ़िया सीनियर हूं ना आपका बताने के लिए। 360 डिग्री टर्न मार लेता है लॉ, क्योंकि फाउंडेशन पूरा रट्टूबाजी वाला लॉ था। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछ लेता है। अब उसमें कुछ, इंटर के अंदर ये रट्टूबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स, एक एक क्वेश्चन आपको केस स्टडी के ऊपर पूछता है। तो आपका चांस ही खत्म है ना। कभी आपको ये नहीं पूछेगा सेक्शन 15 क्या बोलता है बताओ, या व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 5 मार्क के लिए आ गया बताओ। कभी नहीं पूछेगा, नेवर इन द हिस्ट्री। आपको 10 साल हो गया है, आज तक कभी इंस्टीट्यूट ये सब पूछा नहीं है। तो आगे भी देर इज वेरी रेयर चांस कि ये पूछा जाए। कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं। आई जस्ट रिकैप, मैं अभी स्टार्ट किया जस्ट डिस्कशन। पहला चीज जो मैं ये बता रहा हूँ, अभी जो मैंने स्टार्ट किया जस्ट डिस्कशन, और मैं अभी फर्स्ट चीज जो मैंने ये डिस्कशन का पॉइंट लिया वो है कि ओ, मैम भी क्लास अटेंड करें। ओके। तो पहला चीज जो मैंने ये बताया कि फाउंडेशन वर्सेस इंटर लॉ में क्या अंतर होता है। फाउंडेशन में आपका रट्टूबाजी वाला लॉ, इंटर इज नो लॉन्गर अ रट्टूबाजी वाला गेम। इंटर इज प्योरली कंसेप्चुअल, 100% कंसेप्चुअल आपका रहता है, आपका सिलेबस। और इसीलिए इंस्टीट्यूट कहीं ना पहले लाइन में ये कहता है कि भाई देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चे लोग ना लीगल प्रोविजन को समझे अच्छे से, और उनको एबिलिटी हो एनालाइज करने का और लॉ को अप्लाई करने का एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन। एग्जाम में क्वेश्चन भी वैसा ही आता है, आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दे देता है और बोलता है आप सीए बताओ। बच्चा भी चढ़ जाता है, बताता है, मेरे से पूछ रहा है, मैं बताता हूँ, रुक तेरे को। ठीक है ना? तो बोलने का मतलब ये कि दिस इज अ कंप्लीट 360 डिग्री टर्न। फाउंडेशन के मुकाबले इंटर का लॉ पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि फाउंडेशन में तो कुछ नहीं था, रट्टूबाजी था ना। वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सीवी पहल बता देता, तुम लोग भी पूरा लर्न खुश हो। यहाँ पर तुमको कॉर्पोरेट जगत के बारे में बताया जाएगा।
कॉर्पोरेट वाला लोग क्या कांड करता है, कैसे घपला करता है। भी कल का बैच में मैं क्लास में बता रहा था, टाटा का नाम सुने, टाटा सन्स लिमिटेड का नाम सुना है कंपनी, रातों रात टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। और जो लॉ का प्रोसीजर लिखा है एक भी नहीं माना, सीधा आरओसी के साथ मिला भगत किया, सेटिंग किया, और बस अपने आप का कन्वर्जन कर लिया। तो कैसे कर पाया वो, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, लॉ क्या फॉलो करना था जो वो लोग बीट किया। आप लोग कई बार सुना होगा न्यूज में, टाटा का बारे में आया भी था। इस तरह का सारा केस चीज आपको नॉलेज में होना चाहिए, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ व्हाट लॉ इज। तो कॉर्पोरेट्स क्या करता है आपको बेसिकली ये समझना होता है इसके अंदर, और कैसे लॉ को लीगल सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है, ये आपसे इंटर में एक्सपेक्ट किया जाता है। अनलाइक फाउंडेशन जहां आपको पता है बस इसको पता होना चाहिए कि क्या है एसेंशियल कौन है, इसको पता होना चाहिए ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या है बता इसको, इतना ही। फाउंड इंटर इज अगेन अ प्रैक्टिकल बेस्ड, थोड़ा सा एडवांस, और मजा आता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में एज कंपेयर टू फाउंडेशन। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दे, ठीक है। आपका पेपर के अंदर 70 मार्क्स आप देखिए, पार्ट 1 का है जो है कॉर्पोरेट एंड एलएलपी। इसके अंदर आप देखेंगे 11 चैप्टर कंपनीज एक्ट का है, आपका 11 चैप्टर्स टोटल आपका कंपनीज एक्ट का है, और एक एलएलपी का चैप्टर है। इनका वेटेज है 70 मार्क्स, ठीक है। एलएलपी आपको याद होगा बचपन के दिनों में आपने पढ़ा था, इसका एडवांस वर्जन है, मतलब उसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसमें पूरा एलएलपी पढ़ना है आपको, ए टू जेड। क्योंकि आजकल एलएलपी बहुत चल रहे हैं, लोग एलएलपी बहुत बना रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट भी बोलता है कि भैया आपको एलएलपी पूरा पता होना चाहिए, तो ये आपका पूरा आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका अदर लॉस बोल के है, जिसको बच्चा लोग बहुत अच्छा पाता है। क्यों अच्छा पाता है भैया, इधर देखो 12 चैप्टर और 70 मार्क, इधर 3 चैप्टर और 30 मार्क, बढ़िया एकदम। तो इसके साथ बिल्कुल अपनापन वाला व्यवहार किया जाता है अदर लॉज के साथ, और कॉर्पोरेट लॉज के साथ सौतेला सौतेला व्यवहार कर देता है, ये कंपनी लॉ और एलएलपी का। हम लोग को ये सब नहीं करना, मैं उसके कारण भी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग अपना टारगेट कुछ अलग लेकर, मेरा बेंचमार्क अलग होता है लॉ के केस में, अभी इस पे भी बात करूंगा। तो हमको ये सब नहीं करना, किसका वेटेज क्या, हम हर चैप्टर को बहुत अच्छे से, शिद्दत से और उतनी डेडिकेशन से पढ़ेंगे जितना वो, मतलब फर्क नहीं पड़ता वो एग्जाम में आए नहीं आए। क्योंकि क्या होता है ना, कल को आप पास होने के बाद आर्टिकलशिप में गया, हमारे यहाँ से हर साल कोई ना कोई बिग फोर में या इस तरह से बच्चा जाते रहता है हर बैच के अंदर। तो वो बच्चा का अगर जा करके कल को तुम भी गया बिग फोर के अंदर, तुम सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा ना। बाद में तुम्हारा एक बार दो बोथ ग्रुप ट्राई हो गया, बच्चा अप्लाई कर देता, वो कभी सोचता नहीं था आर्टिकलशिप में कि बिग फोर में काम करेगा, पर अल्टीमेटली उसका लक फेवर करता है, डेस्टिनी रहता है, वो चला जाता है बिग फोर के अंदर। अब बिग फोर के अंदर जाकर के तुम तो बोलेगा कि तुमको कुछ पूछा इसके बारे में, बोला ये तो चैप्टर हम पढ़ के नहीं आया था, वेटेज बड़ा कम था इसका, तो हो गया तुम्हारा तो ऐसा तैसा। आइए आइए आइए, तू क्या रास्ते में ऑनलाइन करते हुए आ रहा था क्या? वाह, ये बात ये बता लिया। वो कह रहे एक्टिवा चला रहे, कान में फोन लगा के रखा है, हेलो हेलो क्या हो रहा है। वेरी गुड, चलिए अभी मैं आई थिंक आप सुन रहा था क्या अभी तक हुआ, ठीक है वेरी गुड। तो मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि क्या बोल रहा था मैं, गजनी इफेक्ट आ गया बीच में। हाँ, छोड़ के कुछ नहीं जाना, बिकॉज ना कॉर्पोरेट प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा डिफिकल्ट होगा आपको बाद में। बेटा आपको तो अच्छा आर्टिकल बनना है ना, कि आर्टिकल बनने के बाद बॉस का डिग्री खत्म कर देना सीधा, कि गया 2-3 असाइनमेंट में बॉस भेजा, बॉस का डिग्री टर्मिनेट, ऐसा काम करके आया पता चला बॉस का डिग्री खत्म। ऐसा बनना है कि आपको आर्टिकल, इसलिए छोड़ ओढ़ के कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि अल्टीमेटली आप अभी प्लस कैंपस में भी जाता है, जब सीए बनता है तो आपका ये सब चीज के बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। अभी आपको बिग फोर में भी इंटरव्यू आएगा ना, तो आपको ये सब पूछता है लॉ वो के बारे में, लॉ, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, 4 सब्जेक्ट ही पूछता है, एफएमएसएम नहीं पूछेगा, कॉस्टिंग से नहीं पूछेगा वो, क्योंकि यही 4 चीज चाहिए उसको। हाँ, एएस पूछता है, इवन अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और ऑडिट, ये 4 सब्जेक्ट से इंटरव्यूअर आपको आर्टिकलशिप में सवाल पूछता है। आप कोई भी अच्छा फर्म में चले जाओ, तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे उसका वेटेज कम हो चाहे उसका वेटेज ज्यादा हो, अपने को पूरा सिलेबस करके जाना। तो ये पहला चीज मैंने आपको दिमाग में बताया। दूसरा, सबसे बड़ा चिंता बच्चा लोग भैया सिलेबस कब खत्म होगा। बाकी बात तो अच्छा, इसमें भी पहले मैं आपको बता दूं, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आता है। अगर आपको पेपर पैटर्न पता हो, 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव रहता है क्वेश्चन,
और 30 नंबर का भगवान का कृपा दृष्टि रहा है MCQ रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सारा का सारा केस स्टडी बेस्ड रहता है। भैया थोड़ा दिखाओ ना MCQ कैसा आता है। देखो ये MCQ तुम्हारा बुक है इंटर का। ये तुमको ना, ये देखो, ये तुमको एक कंपनी बना करके पूरा सिचुएशन दे दिया कि इनोवेटिव टेक सॉल्व ऐसा 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 काम करेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन है। पूरा केस स्टडी बेस्ड है, कुछ भी थियोरिटिकल नहीं है, सब केस स्टडी बेस्ड बना के पूछता है। और आजकल तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड आ गया। इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड में क्या करता है, बहुत अच्छा लेवल का पूछता है। मतलब कैसा पूछता है मैं आपको बताता हूँ। वो आपको ना एक 1.5 पेज का केस स्टडी बना के दे देगा, 1.5 पेज का। ये बुक में आपको मिलेगा आगे जाके, इंटीग्रेटेड केस स्टडी। ये तो वन वर्ड का था, ये देखो, ये आपको एक 1.5 पेज का केस स्टडी बना करके दे देगा इस तरह से। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वरिंदर सिंह केस सिनेरियो दिख रहा है, फिलैंथ्रोपिस्ट अपार्ट फ्रॉम फाउंडर, ऐसा ऐसा करके केस, ये तो एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो ये एज अ केस स्टडी बना के दे देगा, बैलेंस शीट दे देगा, और आपको फिर 2-2 मार्क का 4-5 क्वेश्चन उसी से डाल देगा। तो अगर आप समझा ही नहीं ना पैराग्राफ, तो क्या। इसी कारण से आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही भी बोला था। और MCQ भी आप सोचेगा इजी आता है, इजी नहीं आता है, अच्छा आता है। और मैं आपको जेन्युइन, अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, ग्राउंड रियलिटी का सब कॉमन आता है MCQ। ये जो बुकलेट है ना, इसी से सब कॉमन आता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास भी तो MCQ का किल्लत है ना भाई। 1.5 पेज का केस स्टडी बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए। अभी एग्जामिनर थोड़ी एग्जाम से पहले 1.5 पेज का केस स्टडी बनाने बैठेगा। उसको किताब मिला, उसी से छापा, नाम चेंज किया और उसको दे दिया। ये थोड़ा दुख का बात है। हालांकि हम लोग अपना ट्रेनिंग बिल्कुल वैसा रखेगा कि कॉमन आओ, ये आओ, पर हर साल कॉमन आता है, पर 30 का 30 कॉमन आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि पहला फिलेंथ्रोपिस्ट वाला केस स्टडी एज इट इज उठा के दे दिया था एग्जाम में, तो बच्चा लोग को पहला वर्ड पढ़ते ही समझ में आया, साला ये उसका केस स्टडी नंबर 1 पूछ दिया इसका, तो उसको आंसर भी बिल्कुल मालूम रहता है। तो MCQ के अंदर हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगेन प्रैक्टिकल है, कॉमन आता है, ये दुख का बात है, पर आए नहीं आए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को अच्छे से इसका भी प्रैक्टिस करके जाना है, इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि MCQ के अंदर कोई बायसनेस का सवाल नहीं होता। मेरा हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई कॉमन आता है MCQ, 25 मार्क MCQ से टारगेट कर लो। ठीक है, 25 मार्क्स MCQ से टारगेट करो, और आता है, बिल्कुल आता है। आप ये मत समझो नहीं आता, क्योंकि कॉमन आया है, आप क्यों नहीं करके आ पाएगा बिल्कुल, सिंपल है। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ भाई सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में तुम वर्स से वर्स केस सिनेरियो ले लो, लॉ में फाउंडेशन में जितना है उससे अच्छा ही आएगा। इस बार तो तुम लोग को जितना है उसमें 5% और जोड़ लो, क्योंकि इस बार तो बहुत ही खतरनाक वाला चेकिंग हुआ है, हैंकर वाला चेकिंग हुआ है। मतलब हम लोग का बैच कोयम्बटूर में भी, वर्षा में भी स्थिति आपलोग को पता होगा, वहां भी बच्चा लोग जो 80 70 80 वाला बच्चा है उसको 40 40 भयंकर चेकिंग हुआ। कल अनअकैडमी में एक वीडियो कोई लगाया था, आप लोग में कोई था क्या? अनअकैडमी का भी टीचर डिस्कस कर रहा था, पता नहीं क्या चेकिंग हुआ इस बार। इस बार का चेकिंग भयंकर ही अलग, पता नहीं क्या हुआ इस बार। अभी तो जिनका आया नहीं उनका पेपर देख के पता चलेगा कि क्यों इस इंस्टीट्यूट ने इस बार ऐसा किया। पर आपको जितना फाउंडेशन में आया ना, उसमें 5% और जोड़ लो, उतना में से आप ये यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि हर बार इतना चेकिंग नहीं होती, इस बार ही ऐसा हुआ। तो आप यहाँ जोड़ लो कि आपका कितना मार्क्स बनेगा, और क्लब कर दो, उतना आपका डेफिनेट बेंचमार्क होना चाहिए लॉ के अंदर। कसम से बता रहा हूँ आ जाएगा। पहला दिन से अगर आप टारगेट करके चलेगा, कसम से बता रहा हूँ आ जाएगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, कसम बता रहा हूँ आ जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि ये जो 70 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, ये भी कॉमन आता है। मतलब तुम्हारा पूरा पेपर के अंदर जो 115 मार्क के आसपास का होता है, उसमें खाली 20 से 25 नंबर होता है जो दाएं बाएं से पूछते हैं। जो बात हम फाउंडेशन में बोला था आप लोग को, याद है? बोला था ना कि 10-15 मार्क का ऐसा आएगा ही आएगा जो आप लोग दिखा नहीं होगा, और वो हुआ भी था। एग्जैक्ट 10-15 मार्क का ही उतना आया था जो आप लोग कभी देखा नहीं था। वो एक गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन पूछ लिया, एक वो पार्टनरशिप का उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो आप लोग इंटर में भी ऐसा ही होगा कि 15-20 मार्क का दाएं बाएं से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब वो तो आना भी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कोई बीकॉम का तो एग्जाम दे नहीं रहे कि सारा पेपर 100% कॉमन आ गया, वो आना भी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्टिव, और ऐसा भी नहीं है कि जो अनकॉमन आएगा आप उसमें पूरा ही गोल करके आएगा, उसमें कुछ तो लिख के आएगा लॉ का। तो यहां से आप आराम से उतना स्कोर कर सकते हैं जितना फाउंडेशन में, प्लस 5% आप लोग का बैच का, क्योंकि एक्सट्रीम चेकिंग हो, आप 5% और जोड़ लो, उतना आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लॉ इंटर में आकर के जेन्युइनली बहुत स्कोरिंग हो जाता है। टैक्स आपका फर्स्ट ग्रुप में आई थिंक अकाउंट्स
लॉ और टैक्स, तीन सब्जेक्ट है। टैक्स बड़ा डिफिकल्ट होता है स्कोर करने में, क्योंकि एक तो कंटेंट कहाँ शुरू कहाँ खत्म पता नहीं चलता उसमें, वो बच्चा भी घूम जाता है पूरा एकदम। तो इसी कारण से एडवांस अकाउंट्स और लॉ दोनों ऐसा होता है जो पेपर का आपका ओवरऑल वेटेज को लिफ्ट करता है, राइट। तो इसीलिए आप बेंचमार्क शुरू से इसको बना करके चले। नेक्स्ट बात जो मैं डिस्कस कर रहा था कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा आपका। फाउंडेशन में तो भैया आप बहुत लास्ट तक पूरा सिलेबस आप रिवाइज भी करा रहा था, बड़ा दिक्कत हुआ। बेटा फाउंडेशन और इंटर में एक चीज आपको समझना होता है क्या डिफिकल्ट होता है। फाउंडेशन में 70 का बैच था, और उसमें से मैक्सिमम वो थे जो लास्ट मोमेंट पे जागता है। वो हमारे पास उपाय, मैंने एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया भी था। 2.5 महीना पहले कोर्स खत्म करा दिया था फाउंडेशन में। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर 1 महीना बाद जब रिवीजन करने के लिए बुलाया, बच्चा लोग का नाता ही टूट चुका था लॉ के साथ। तो देन आई रियलाइज कि आप बड़ा बैच में मतलब थोड़ा सा आपको स्लो जाना पड़ता है। फाउंडेशन का बात अलग होता है कंप्लीट, मैंने फिर से ही बताया। इंटर में आप लोग बेस्ट ब्रेन्स हो, तभी ना आप फाउंडेशन क्वालिफाई करके इंटर में आए। तो इंटर में आपको पहला दिन से वो डेडिकेशन, आप सोचेगा हम एग्जाम के टाइम पे जागेगा, नहीं सकेगा करने, नहीं सकेगा इंटर करने। पहला दिन से वो डेडिकेशन आना पड़ेगा, तभी सिलेबस अपना टाइम पे खत्म होगा, वरना होएगा ही नहीं, करते रह जाएगा। कोई भी सीनियर विनियर है उसको पूछ के देख लेना। टैक्स जैसा सब्जेक्ट है, ये लॉ है, एडवांस अकाउंट से इतना वास्ट है ना सब चीज। अगर आप सोचेगा लास्ट में करेगा, नहीं होगा। फाउंडेशन फिर भी हो जाता है लास्ट में जाके भी, क्योंकि 4 चैप्टर था आप लोग का गिन के लॉ में। इसमें तो आपको 14 चैप्टर तो ए पार्ट में, 4 चैप्टर बी पार्ट में, तो 3 चैप्टर बी पार्ट में, 17-18 चैप्टर है टोटल। भाई कहाँ से होगा लास्ट मोमेंट पे। इसीलिए डे 1 से डेडिकेशन बनाना पड़ता है, और इसीलिए हम सिलेबस कंप्लीशन बहुत डेडिकेटेडली ये बात बोल रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहे हैं। 31 मई हर बार होता है, फेब में हम लोग शुरू करते हैं, एंड 31 मई मेरा डेडलाइन होता है कि हम सिलेबस कंप्लीट करा दे। ठीक है। जब हम 31 मई का सिलेबस का टारगेट रखते हैं, तो ऑफकोर्स उसके अंदर हम अपना कंटेंट भी पढ़ाते हैं, बीच में रिवीजन भी लेते हैं, आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है, एमसीक्यूज डिस्कशन भी होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम साथ का, सारा चीज मिल करके होगा। उसके बाद हम जनरली 2 रिवीजन का टारगेट रखते हैं। 1 अगस्त के टाइम पे आपका एक आरटीपी रिलीज होता है, रिवीजन टेस्ट पेपर। उसमें इंस्टीट्यूट बताता है कि आपको नए नए अमेंडमेंट क्या एप्लीकेबल हुआ, तो वहां पर अमेंडमेंट भी करा देता है और रिवीजन भी करा देता है। आपको पता है आपका सिलेबस, आपका जो एग्जाम है नवंबर में होगा ना, आपका एग्जाम नवंबर में होगा, ठीक है, आपका एग्जाम नवंबर में होगा। तो आपको ना 30 अप्रैल तक जितना भी अमेंडमेंट आएगा, 30 अप्रैल 2024 तक, वो सारा आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। 6 महीना का टाइम होता है। तो अभी तो हम लोग क्लास शुरू कर दिया, अब बीच में कोई अमेंडमेंट आया तो जनरली अगर मेरा चैप्टर से पहले आ गया, कराने से पहले, तो हम करवा देते हैं। और अगर चैप्टर करवाने के बाद आया ना, तो हम फिर अगस्त वाला रिवीजन में बहुत अच्छे से एक साथ अमेंडमेंट करवा रखते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट से सवाल आता है एग्जाम में। तो अमेंडमेंट हम बहुत अच्छे से हाईलाइट करके करवाते हैं कि बेटा ये अच्छे से करके जाने, इसमें सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट वाला पार्ट के लिए हम फर्स्ट रिवीजन अराउंड अगस्त के आसपास होता है, और सेकंड रिवीजन सितंबर एंड अक्टूबर के हिसाब से प्लान करते हैं। ऑफ कोर्स रिवीजन अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि मैं जब कराऊंगा कोर्स तब भी बीच में रिवीजन कराते रहूंगा, उसका वीडियोस आपको अवेलेबल होगा। तो आपको वापस रिवीजन जरूरी नहीं है करना है। आपको जरूरत लगती है तो करना है टीचर के साथ, नहीं लगती है तो नहीं करना। आपको ऐसा लगता है घर पे नहीं हो पाएगा, भाई टीचर करा रहे टीचर के साथ कर लो, बेस्ट है। आपको लगता है नहीं नहीं भाई घर पे हो जाएगा आराम से, कोई चिंता नहीं है, आराम से घर पे करो, कोई टेंशन, वो कंपलसरी नहीं होता, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है ना। पर मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है, करो तो फायदे में रहते हो, क्योंकि मैं उसमें सब कुछ करा देता हूँ, मतलब A to Z सारा कुछ रिवीजन करा देता हूँ, सो दैट आपका ना कॉन्फिडेंस लॉ में बहुत बढ़ जाए। और आप लोग का अभी सबसे बेस्ट पार्ट है, 6 पेपर है। पहले हम लोग लास्ट बैच को भी जो पढ़ा है, मतलब नवंबर वाला को 8 पेपर पढ़ाता था, अकाउंट्स 2 पेपर होता था। जस्ट इमेजिन द टाइम, 2 अकाउंट्स का पेपर कितना टाइम कंज्यूम होगा। अभी आपको पता चले एक करने में जानमारी होता है, तो 2 करने में कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो अभी आपका कई सारा टाइम वहां बच रहा है, क्योंकि एक अकाउंट्स का पेपर गया, एक EIS SM का पेपर गया, EIS SM और इको, मतलब एक एक इको चला गया और एक EIS का पार्ट चला गया। तो आपका काफी टाइम वहां बच रहा है। तो हम लोग उसको अच्छा से यूटिलाइज करेगा और प्रॉपर रिवीजन भी करेगा, सो दैट आप ना मतलब पासिंग वाला चिंता किसी का दिमाग में नहीं रहे। पास का तो कोई चांस, मतलब फेल का तो कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि MCQ गारंटी, फेल का तो कोई सोचता भी नहीं है। मैंने बेंचमार्क आपको बताया ना, आप इतना आराम से टारगेट कर सकते हैं लॉ में और आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो सिलेबस वाला भी बात एक क्लियर हो गया। 31 मई मेरा डेडलाइन है। पहला दिन से हमको बहुत सीरियसली काम करना है। और पहला दिन से आपको भी सीरियसली काम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया मेरा दूसरा बात। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, सर हमको क्या मटेरियल मिलेगा, आप ये बताओ। हमको पढ़ना किससे होगा, मटेरियल क्या क्या मिलेगा। तो बेटा आपको फाउंडेशन में जैसे किताब मिला था ना लॉ का, मतलब जो जिसमें प्योर लॉ लिखा हुआ था, वैसा आपको दो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 होगा आपका कंपनी लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का, और ये अदर लॉ का वॉल्यूम होगा। तो दो किताब तो आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लॉ का बुक मिलेगा, जिसके अंदर आपका सेक्शंस एंड प्रोविजंस होगा लॉ का अंदर लिखा हुआ। ठीक है। इसके अलावा आपको एमसीक्यू बुक एक देगा, जो इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुक है। वो आपको स्टडी मटेरियल के साथ तो नहीं मिला होगा, किसी को भी नहीं मिला होगा, कभी नहीं मिलता वो इंस्टीट्यूट देता भी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम का पेपर भी रिलीज नहीं करता। क्यों मालूम है, एमसीक्यू का, क्योंकि उसको पता है कि हम जिस दिन ये अनाउंस कर दिया कि इसी से एमसीक्यू आना है, तो बच्चा लोग सब वही करके चला देगा। ठीक है। तो इसलिए वो ना एमसीक्यू बुकलेट भेजता है स्टडी मटेरियल के साथ, ना वो एग्जाम का एमसीक्यू रिलीज करता है, क्योंकि पता ही है ना सब तो इसी के अंदर से। इसीलिए हम ये देगा अपनी तरफ से, और वो अलग कुछ नहीं देगा, वो इंस्टीट्यूट का ही उठा के देगा प्रिंट करके। हम कुछ ये 180 पेज का जो इंस्टीट्यूट का किताब है वही प्रिंट करा के देगा। ठीक है। ये 3 किताब हो गया। इसके अलावा आपको मिलेगा पास्ट क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, जो ऑफकोर्स हमको करना है 70 मार्क का, जो मैंने बोला इसी में से आएगा, जो हम लोग फाउंडेशन में भी किया था। क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को दिया था, क्वेश्चन बैंक जो दिया था उसका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सारा मिलेगा आपको इसका। तो वो भी मैं आपको दूंगा और हम सॉल्व करेंगे जैसा फाउंडेशन में भी किया था, सारा करके जाएंगे। इसके अलावा आपको एक नोट, चार्ट शीट बोल दो, रिवीजन कुछ भी बोल दो, वर्कबुक बोल दो, नोट्स मिलेंगे नोट्स का। तो नोट्स क्या होता है, इसके अंदर तो आपको लॉ का प्रोविजन मिलेगा। फाउंडेशन में हम एक एक चीज लिखवा देता था, आपको ध्यान होगा तो। इंटर के अंदर हम इस बार क्या मतलब क्या कर रहे हैं कि आपको कई चीज लिखवाएगा और कई चीज का नोट्स दे देगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको टाइम शॉर्ट लग रहा है कि मैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होगा। जैसे जैसे कल मैंने डिस्कस किया, ये होता है इस तरह से होगा। नोट्स हैंड रिटन नोट्स होता है, ये मेरा टाइप्ड होता है बेसिकली। ठीक है। तो ये मैं आपको डे 1 से दे दूंगा इसमें। तो इसमें क्या है, हर प्रोविजन को बहुत सिंपली, हर चैप्टर को, हर प्रोविजन को सिंप्लीफाई करके लिखाया जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से है, आपको पूरा चार्ट वार्ट सब बनाया होगा, जो मैं कॉपी में बेसिकली लिखाता हूँ वो आपको प्रिंटेड दे दूंगा। तो अगर किसी बच्चा को ऐसा लगता है नहीं नहीं हमको तो कॉपी में लिख के अच्छा लगता है, सिंपल इसको उठाओ और कॉपी कर लो, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स ही है जिसका मैंने टाइप करवाया। एज इट इज हैंड रिटेन नोट है, समरी नोट है जो मैंने टाइप करवाया, कुछ अलग नहीं दिया इसको। ठीक है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और जिसको लगता है यार टाइम का कंस्ट्रेंट है, दूसरा सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड होगा, आपको प्रिंट मतलब पढ़ने में आराम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक टॉपिक जो मैं जैसे क्लास में लिखाता हूँ अलग अलग तोड़ के, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर अलग अलग से लिखाया गया है। ठीक है ना। तो ये है इसका अंदर नोट शीट, तो इसके अंदर प्रॉपर सारा डिस्कशन वैसा ही है। तो ये आपको भी ये भी दिया जाएगा। तो ये नोट शीट आपको एक मिलेगा। इसके अलावा तो ये 5 चीजें आपको मेरे एंड से मिलेंगी। भैया बहुत ज्यादा हो गया, इसमें कुछ भी फालतू नहीं है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपका मेन किताब है, जो कंटेक्स्ट और टेक्स्ट का किताब है। एमसीक्यू आपको दिया है, वो इंस्टीट्यूट नहीं देता बोल के हम लोग को देना पड़ता है। पास एग्जाम क्वेश्चन किए बिना आप नहीं जा सकता, क्योंकि कॉमन आता है। और नोट्स इसीलिए देते हैं कि हम थोड़ा टाइम सेव कर सकें, एंड जो आपको क्लास में लिखाने में टाइम होता है वो बच जाए थोड़ा, क्योंकि फाउंडेशन में क्या है 4 चैप्टर लिखाने में जो है काफी टाइम लगता था। तो हालांकि मैं इसमें कई चीज लिखवाऊंगा अभी खुद भी। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन है कुछ है, वो सब मैं लिखवाऊंगा अभी। पर कई चीजें आपको प्रिंट आउट भी इस तरह से मिल जाएंगे चैप्टर पर। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको मिलेगा मटेरियल। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब सर पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, ये भी आप बताओ कि आप ना पढ़ाएंगे कैसे हम लोग को, क्योंकि आप बता दिया इतना प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये है वो है, हमको तो बड़ा डर भी लग रहा है अभी। आप पढ़ाएगा कैसे, आपका पढ़ाने का अप्रोच क्या होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपका पेपर है ना, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पेपर डिमांड करते हैं। तो हमेशा आपको कोई भी सेक्शन पढ़ना है, कंपनी लॉ हो कुछ भी अदर लॉ, आपको सबसे पहले ये जानना है कि वो सेक्शन क्यों आया दुनिया में। अगर आप वो सेक्शन नहीं पता कर पाएगा ना कि वो दुनिया में क्यों आया, तो आप उसका एप्लीकेबिलिटी और अरे यार ये क्या हो गया, योर फ्री मीटिंग, ये क्या कुछ एक से इसमें आई थिंक कुछ आज इसका मेंबरशिप नहीं है। ठीक है चलो, एक बार बच्चों जो आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, एक बार रीलॉग इन कर लेना, मैं इसको आज वो करा लूंगा, पता नहीं क्यों हो गया ये ऐसे।
मैं इसको आज वो करा लूंगा अपग्रेड, ठीक है। तो एक बार आप इसको, एक बार जब ये एंड होगा आप रीलॉग इन कर लेना, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अप्रोच क्या रहने वाला है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, कॉर्पोरेट लॉ है, अदर लॉ, आपको ना इंटर में ये जानना चाहिए कि लॉ दुनिया में आया क्यों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना उसको समझ ही नहीं पाएगा ना प्रैक्टिकली। लॉ कभी भी फ्रेम हुआ, स्पेशली कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, वो कोई कारण से फ्रेम होता है, उसको ऐसे ही एवं हवा में नहीं लाया जाता। देयर सम रीजन व्हाई इट इज फ्रेम। मैं आपको एक सिंपल चैप्टर का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल चैप्टर का एग्जांपल देता हूँ। ये वॉल्यूम 1 का किताब है जो मैं आपको दूंगा। उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एक चैप्टर है डिविडेंड। ये चैप्टर है डिविडेंड, तो इसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात आपको बताता हूँ, सो दैट आपको ना समझ में आएगा कि हम लोग को कैसे अप्रोच रखना है, ठीक है। अब अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये वाला जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन दुनिया में क्यों आया मैं आपको बताऊं। ये पुराने लॉ के अंदर ना तमिलनाडु में एक वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट सेटअप करने का बात सरकार कर रहा था। वो वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हो पा रहा था क्योंकि सरकार को पैसे का क्रंच आ रहा था, फिनेंस का क्रंच आ रहा था। तो सरकार ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेक्शन को डाला, ये प्रोविजन को डाला। बहुत पुराना है, 1956 एक्ट का है, बहुत पुराना है, वो अभी तक चला आ रहा है। अब मैं आपको जब समझाने लगूंगा ना तो ये समझाऊंगा कि क्या प्रोजेक्ट था, क्या फाइनेंस का दिक्कत आया, और उसके वजह से क्या वो इस चीज को ऐड किया गया। आप समझ रहे हैं? ये होता है प्रैक्टिकली आपको समझना कि क्यों लॉ आया। ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, इस ये जानना कि क्यों आया लॉ दुनिया में। इससे आपको याद करने में भी बहुत इजी होता है। भाई, एक स्टोरी को जब समझता है, फिल्म में जाता है, उनको पेन पेपर लेकर के जाता है क्या कि पूरा फिल्म का स्टोरी देख के लिखेगा, नोट बनाएगा उसको। लेकिन फिर भी फिल्म का स्टोरी मोटा मोटी याद रहता है कि नहीं दिमाग, क्योंकि वो स्टोरी चलता रहता है। तो इससे थोड़ा सा इजी होता है हमको याद कर। आगे मैं आपको बताऊं, ये जो डेप्रिसिएशन ये कहता है कि आपको अगर डिविडेंड देना है तो उससे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। ये लॉ में लिखा हुआ है 123 सबसेक्शन 2 में। क्यों लिखा है? भाई धीरू भाई अंबानी के वजह से वो ऐसा गोल किया है कि सरकार को सोचते है कि ये क्या कर दिया उसने। धीरू भाई अंबानी क्या करता था मालूम है आपको? वो बहुत इज्जतदार आदमी है, इनकम टैक्स का भी कई सारा अमेंडमेंट उनके कारण आया है। टैक्स नहीं दे पा रहा। हाँ, बहुत 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 टेढ़ा आदमी थे वो ऐसे लॉ को घुमा देता था, पता ही नहीं चलता था। वो क्या करते थे, वो कंपनी का जब भी बैलेंस शीट बनाता था, पीएल बनाता था, उसमें डेप्रिसिएशन का खर्चा ही नहीं दिखाता था। उससे क्या होता था, प्रॉफिट बढ़ जाएगा हर साल। और रिलायंस का तो डेप्रिसिएशन भी बढ़िया बढ़िया होता था। और इनकम टैक्स में जब टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे तो इनकम टैक्स वालों को कहते थे, आपको अभी टैक्स जब पड़ेगा तब पता चलेगा कि इनकम टैक्स वाले ना उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए कंपनी का अलग होता है, कंपनी एक्ट का, और इनकम टैक्स वालों का तरीका अलग होता है। इसलिए इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं मालूम है, कि आप जो प्रॉफिट निकाला ना, उसमें आप जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन दिया वो एड बैक कर दो। समझ में आया? मतलब आपका प्रॉफिट आया 10 लाख, आपका कंपनीज एक्ट में आपने बैलेंस शीट में पीएल में 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन डाला था, आप उसको एड बैक कर दो, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 11 लाख। और हम बताएंगे हमारी तरह से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारी तरह से आपका 80,000 डेप्रिसिएशन बनेगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10,20,000। इस पे आप टैक्स दो। तो धीरे मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है। तो बोला कंपनीज एक्ट में जितना डेप्रिसिएशन डाला प्लस कर दो, बोला जीरो डाला प्लस करो, और इनकम टैक्स में माइनस कर दो। वो तो उतना ही माइनस होना था, 1 लाख 2 लाख जितना था, माइनस करके टैक्स पूरा बचा लेता था उसमें। तो डेप्रिसिएशन का झोल ऐसा करता था, प्रॉफिट भी बढ़ गया, शेयर का दाम भी बढ़ गया प्रॉफिट बढ़ने से, और दूसरा दूसरा तरफ क्या गया, इनकम टैक्स में पूरा टैक्स खा गया बेनिफिट, क्योंकि इनकम टैक्स वाला तो बोलता है कि प्लस करो, तो जीरो को प्लस कर देता था, उसका तो प्रॉफिट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ आया क्या हुआ? तो सरकार को गुस्सा है, बोले ये क्या कर रहा है। कंपनीज एक्ट में मिनिमम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट डाला। बोला डिविडेंड बांटना है उससे पहले मिनिमम डेप्रिसिएशन एक शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल 2। बोला इतना मिनिमम डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से देना ही पड़ेगा कंपनी से, नहीं देने से नहीं चलेगा, डिविडेंड देने नहीं देगा आपको। और फिर ये डाला। समझ में आया क्यों आया दुनिया में ये इंटर का एनालिसिस फाउंडेशन में ये सब कुछ पढ़ता था, कहते को आता ही नहीं है, ना आता है ना वो लेवल ऑफ लॉ का रिक्वायरमेंट है।
ये तो सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर का आपको बात है, ऐसा कई हर एक प्रोविजन आपको समझना है कि क्यों आया दुनिया में, क्या वर्ड। अभी एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, ये एक नेक्स्ट सेक्शन फिर से आओ, इंटेरियम डिविडेंड वाला। ठीक है, अभी क्या हुआ, इसके पहले ये सेक्शन ऐसा नहीं होता था, मैं आपको बताऊं, इसके पहले ये सेक्शन ऐसा नहीं होता था। अरे कलर कहाँ से निकलेगा इस पे। अरे चलो छोड़ो, ये ना, इसकी ये लाइनें नहीं होती थी। ये लाइनें नहीं होती थी, ये लाइनें नहीं होता था जो मैंने काटा ना। लॉ में ये लाइनें पहले होता ही नहीं था जब आया कंपनीज एक्ट। फिर लॉ मेकर को कुछ कंपनीज कंप्लेन किया कि साहब आपका ये लॉ का में ना ड्राफ्टिंग में दिक्कत रह गया, आप गलत ड्राफ्ट किए, इसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो लॉ मेकर पूछा उसको क्या दिक्कत हो रहा है, वो समझाया कि भाई ये दिक्कत हो रहा है, हमारा बाजू वाला कंपनी है और हम है, हम लोग दोनों एक ही स्टेटस में है, जैसा वो है वैसा हम है, लेकिन वो इंटेरियम डिविडेंड दे पा रहे, हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपका लॉ का ड्राफ्टिंग में गलती रह गई है, इसको ठीक करो। तो लॉ मेकर को भी समझ आया, हाँ बात तो ठीक बोल रहे, लॉ लिखने में कुछ गलती हो गया, हो सकता है, इंसान ही है ना लॉ मेकर भी। अब इंसान क्या है, पार्लियामेंट वाले पास करते हैं, नेता होते हैं ना अल्टीमेटली, तो हो सकता है ड्राफ्टिंग एरर। तो उनको उनको रियलाइज नहीं, नहीं गलती होगी, गलती होगी, उन्होंने फिर इसको ठीक किया 2017 में जाकर के इसको ठीक किया। अब ये समझना होता है क्या गलती किया उन्होंने, क्या कंपनीज ने कंप्लेन किया, क्या दिक्कतें उनको आई, क्यों ये अमेंडमेंट लाया गया। ये लेवल का नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होता है फाउंडेशन इंटर के अंदर, एक एक सेक्शन। मैं तुमको आज बोल रहा हूँ, मेरी बाजू पकड़ लेना, अगर कोई सेक्शन का मैंने बताया नहीं दुनिया में क्यों नहीं आया, तो बता ऐसे बाजू सच में मत पकड़ ले, हो सकता है कि इमीडिएट, ये कह रही, इमीडिएट नहीं भी होता, हो सकता है आपको आज एक सेक्शन शुरू किया 2 दिन बाद उसका लॉजिक समझ में आए, पर बताऊंगा जरूर। ऐसा मत करने कि आज मैंने सेक्शन शुरू किया, थोड़ा सा ब्रीफ दिया, जाते वक्त तुम मेरी बाजू मरोड़ दे कि टीचर आप बोला था बाजू पकड़ लेना। बताऊंगा हर एक का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं आज, हो सकता है एक दिन के, थोड़ा पेशेंस रखना। पर मैं आपको आज बोल रहा हूँ हर सेक्शन का लॉजिक बताएगा क्यों आया, एवरी सेक्शन कोई कारण की वजह से आता है। ये डिपॉजिटिंग डिविडेंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, कंपनी लोग फातलामी करता था, क्या फातलामी करता था, 100 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया, बांटता नहीं था शेयर होल्डर को, अपने पास रखता था, 6 महीना बाद देगा। उसे क्या होता था, 6 महीने का ब्याज हम खा गया, और शेयर होल्डर भी क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, अरे क्योंकि इंडिविजुअल शेयर होल्डर तुम्हें भाई, तुमको शेयर में पैसा लगाएगा, कितना डिविडेंड आएगा, 200 400 500 रुपए, कहाँ झगड़ा करते फिरेगा तू। लॉ मेकर बोले ये तो बड़ा लंबा गेम कर है कंपनी, नहीं अलग अकाउंट में डालो और लिमिट कर 30 दिन के अंदर, 30 दिन डिक्लेयर किया पे करना पड़ेगा, फोड़ देगा नहीं तो तुम लोग को। समझ में आया, इसको नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये कंपनी करता था पहले, अब बंद कर दिया सब सरकार, लॉ चेंज करके 30 दिन के अंदर बोला अलग अकाउंट में डालो, सॉरी डिक्लेयर जब भी किया 5 दिन के अंदर अलग अकाउंट में डालो और 30 दिन के अंदर उसको पे करो, नहीं तो देगा तुम लोग को एकदम। इसके बाद कोई भी सेक्शन उठा लो, आपको हर एक का अनपेड डिविडेंड अकाउंट, हर एक का लॉजिक मिलेगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्यों आया दुनिया के अंदर, क्योंकि कई बार कंपनी पुराना जमाना में चेक भेजता था शेयर होल्डर के घर पे, और शेयर होल्डर मिला नहीं, एड्रेस चेंज हो गया, मर गया, वो मिला ही नहीं, या चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में पड़ा है, वो पड़ा ही है, या शेयर होल्डर घर में उसको खोलना भूल गया हो ऐसे प्लेन बना के, तो उसका कुछ डिविडेंड अनपेड रह जाता था। तो सरकार बोला ये अनपेड डिविडेंड कंपनी लोग को खाने नहीं देगा, ये कौन खाएगा, सरकार बोला सबसे बड़ा गरीब कौन, हम हम खाएगा ये डिविडेंड, इसलिए सेक्शन बना दिया पूरा। और ये सेक्शन के तहत एक फंड बना दिया, नेक्स्ट में ये मिलेगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो ये जागरूक रहे, सतर्क रहे, जो ऐड आता है वो ये सब इसी से किया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अवेयरनेस, ये सब ऐड इसी से चलाया जाता है। तो बोला वो सारा पैसा इस फंड में डिपॉजिट करो, हम लोग ऐड चलाएगा। समझ में आया, हर चीज का एक लॉजिक है जो आपको जानना है। ठीक है, हर एक सेक्शन का आपको लॉजिक पता होना चाहिए, और ये ऐसा नहीं, मैं हर चैप्टर के अंदर, मैं आपको बोला ना बाजू पकड़ लेना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में वो सेक्शन क्यों आया। कॉर्पोरेट्स का कोई भी सेक्शन ऐसे नहीं आता, कोई कारण होता है कॉर्पोरेट्स पे इंप्लीमेंट करने का, जिसके कारण वो आ रहे हैं। ठीक है,
अगर मैं बताऊं 2017 के अंदर 100 सेक्शन के ऊपर चर्चा हुआ था, आउट ऑफ 470 100 सेक्शन के ऊपर चर्चा हुआ था। कंपनी बोला हमको इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। लॉ मेकर सब कुछ सुना और फिर उसके अंदर 100 चेंजेस किया करीब करीब। तो वो सारा चीज आई विल टेल यू कि कंपनी को क्या दिक्कत है, क्या क्यों प्रॉब्लम है, क्या फेस हुआ। और वो तो 17 में था, उसके पहले 15 में अमेंड हुआ, 17 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ। तो हर साल अमेंड होते रहता है। तो क्यों हुआ वो कारण आपको बताते रहूंगा कि क्या, और आपको हर एक चीज का लॉजिक दूंगा। तो ये पहला स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसे याद करने में भी बहुत इजी होता है, आपको रट्टाबाजी नहीं करना पड़ता। दूसरा, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कंपनीज कहाँ झोल करता है कोई सा सेक्शन लगाने के अंदर, वो भी बताऊंगा। और तीसरा, जो हम लोग हमेशा, जो मेरा, जो कई बार आप लोग फाउंडेशन में भी देखा था कि हम कई सारा चीज का आपको शॉर्टकट दे देते हैं। तो मैं आपको इसमें भी दिखाऊं, तो जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। पॉइंट जैसे मैं आपको कई चीज ना, आपको जो शॉर्टकट है, चार्ट है, स्टोरी है, इस टाइप से भी याद कराता हूँ। तो एक ये है जैसे रिलेटिव, ये आप लोग का नहीं है फाइनल का वैसे, ये है फाइनल का, वो है सीए फाइनल वाला का। तो इसके अंदर एक तो चीज है जो मैं कराता हूँ। ये देखो रिलेटिव। अब रिलेटिव का डेफिनेशन बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को याद करना, क्योंकि इनकम टैक्स वाला अलग बोलता है, कंपनी वाला अलग बोलता है, फेमा का अलग बोलता है। तो हम बोलते हैं भाई मेरा वाला में सिंपल है, अमिताभ बच्चन को याद कर लो, रिलेटिव अपने आप याद हो जाएगा। रिश्ते में हम तुम्हारे, अच्छा लगता है मतलब टीचर को ऐसे बोल टीचर को ऐसे बोलना नालायक हो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। पर आप इनका फैमिली चेंज करो, सब लोग जानता है, फादर को सब कुछ जानता है, बचपन में पढ़ा होगा। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ। मैं ये पोएम नहीं सुना क्या? तो अरे हरिवंश राय बच्चन उनके पिताजी बिल्कुल। मदर, अच्छा तुम लोगों को जीके का भी तो दिक्कत है, यहीं पे दिक मार खा जाता है थोड़ा जन। अब ये तेजी बच्चन पूछते हैं, बच्चा फ्लैट हो जाते हैं, कौन है कौन है कौन है। भाई ये बहुत सोशल एक्टिविस्ट, बहुत पॉपुलर था। कभी इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री का आप पढ़ेगा तो इंदिरा गांधी का बहुत अच्छा फ्रेंड था ये, और अच्छा पब्लिक फिगर था। जानता नहीं है हम लोग, क्योंकि उनका देहांत हो गया, और हम लोग को क्या है कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन से थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो पता नहीं होता जी ये वाले। उसके बाद वाइफ को सब जानता हो, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। ठीक है। ब्रदर को, फिर ब्रदर सिस्टर में ब्रदर को कोई नहीं जानता, अजिताभ बच्चन, इनके ओन ब्रदर है। पर दोनों भाइयों में बनती नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार, एक भाई तरक्की कर लेता है बहुत ज्यादा, दूसरा खफा। महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ऐसा ही है, उनके ब्रदर बड़े खफा रहते हैं। तो इनका ब्रदर भी है जो इनसे खफा रहता है, इनकी बनती नहीं है। और ये कभी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में भी थे अजिताभ बच्चन, और यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने प्रचार वचार भी किया था कभी। तो वैसे भी पब्लिक फिगर है वैसे। सन को सब जानते हैं, धूम मचा ले धूम। डॉटर को कोई नहीं जानता फिर से, श्वेता नंदा। कोई कोई तो जानता होगा, कल्याण ज्वेलर में ऐड किया था अभी थोड़ा दिन पहले। और ये कुछ 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 करते रहते हैं टाइम पास। उसके बाद कजरारे कजरारे, ठीक है। अबे नाजायज वाला बात नहीं करना है। सही रिश्ता का बात करना है, ठीक है। और सन इन लॉ निखिल नंदा, इसको भी कोई नहीं जानता होगा। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी नाम सुना, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, उनके एमडी है। और ग्रैंड सन ऑफ मिस्टर राज कपूर, ठीक है ना। तो ये भी बहुत पब्लिक फिगर है वैसे। आप लोग दिक्कत ये, आप लोग हो सकता है नहीं जानता हो, पर आप कभी सर्च करना, ये सारा पब्लिक फिगर है इनका फैमिली का। तो इनका ट्री से आप याद कर सकते हैं कि अमिताभ है फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, सन, डॉटर इन लॉ, डॉटर, सन इन लॉ। इतना ही आता है रिलेटिव कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। आप देखो सबका स्पाउस इंक्लूडेड है, फादर का स्पाउस है मदर, दिख रहे हैं? खुद का स्पाउस आ गया अमिताभ का, डॉटर सन का स्पाउस आ गया, डॉटर का स्पाउस आ गया, दिख रहे हैं? खाली ब्रदर सिस्टर का स्पाउस नहीं है। क्यों ऐसा मालूम है? सूत्र ऐसा बताते, सूत्र। प्लीज, मैं कोई पॉलिटिकल बयान देने से बचता हूं, मैंने आपको कारण बताया ना। मैं कोई भी तरह का पॉलिटिकल बयान देने से बचता हूं, बड़ा डर लगता है मेरे को पॉलिटिकल बयान देने से। सूत्र ऐसा बताते हैं। राहुल गांधी नाम सुना है?
को हंसने लग गया, नॉनसेंस। मैंने खाली बोला नाम सुना है, हंसने लग गया। और रॉबर्ट वाड्रा नाम सुना है? ये लोग कौन है? सिस्टर, सिस्टर्स, क्या बोलते हैं, सिस्टर्स हस्बैंड, समझ रहे? तो इसका तो इसका रिलेटिव में प्रियंका गांधी आएगा, पर इसका स्पाउस तो कवर नहीं किया ना इन्होंने। तो ये लोग रिलेटिव नहीं है कंपनीज के हिसाब से, इसीलिए बोला सूत्र ऐसा बताते, इसलिए ब्रदर सिस्टर का जब लिखने का बारी आया तो स्पाउस गायब कर दिया। इनकम टैक्स में तुम देखो हर एक का स्पाउस होता है, पढ़ा नहीं है तुम लोग, हर एक चीज का स्पाउस डाला हुआ है। पर यहां पर ना ब्रदर सिस्टर में स्पाउस को इंक्लूड नहीं किया। ब्रदर का स्पाउस और सिस्टर का स्पाउस वो आपका रिश्तेदार नहीं कहलाएगा, जीजू, जैसा कि उसने कहा, वो आपका रिश्तेदार नहीं होगा। समझ में आया क्यों? लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा किया? ऐसा सूत्र बताते हैं। चलिए, मैं बड़ा दूर रहता हूँ पॉलिटिकल बयानबाजी से। तो रिलेटिव आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी हुआ तो एक दो बार ये वापस अमिताभ बच्चन का फैमिली को याद करेगा तो हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ कंसेप्ट को याद करेंगे, जो जैसे फाउंडेशन में कई जगह थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक भी दे दिया, निमोनिक्स का दे दिया, वो जरूरी होता है केस स्टडी के, तो थोड़ा बहुत वो सब भी करेंगे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम अपना जो है करिकुलम को लेकर के जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। बस एक ही बात टू कंक्लूड, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कई बार बच्चों का ये भी मन में बड़ा डर रहता है कि भैया हम लोग एक्स बड़े नाम हैं, बड़ा फैकल्टी, हमारे सीनियर बोल रहा है, ये बोल रहा है, उससे कर लेता है। देखो मैं आपको एक बात अपने एंड से बताता हूँ कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं एक बच्चा के ऊपर, गारंटी आपको लिख के बोला, कोई भी कितना ही बड़ा फैकल्टी हो कोई मेहनत नहीं करेगा। कंसेप्ट एक ही लेवल का है, कोई अंतर नहीं है, जितना वो पढ़ाएगा उससे कहीं ज्यादा पढ़ाएगा हम लोग, वैसा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ तुमको अगर ये दिक्कत भी लग रहा है कि भाई भैया से लेगा, क्या मालूम हम वो एक्स फैकल्टी से, क्योंकि वो भी सकता है, वो दिक्कत वाला बात है। बट द पॉइंट इज, मेरा सिर्फ एक बोलना बात है कि आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन क्लास करके देखो। मैं आपको बोलता हूँ 3 चैप्टर आप आराम से करके देखो। 3 चैप्टर मैं कौन सा पहले कराऊंगा, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। चैप्टर वाइज वेटेज में आता है, हालांकि मैं इसको तवज्जो नहीं देता इतना, इंस्टीट्यूट आपका रिलीज करता है कि इतना चैप्टर में इतना वेटेज है। तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि भाई देखो ये 3 चैप्टर आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट, 7, 8, 9, जिसका वेटेज करीब करीब 40% के आसपास एग्जाम के अंदर सब मिला के, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आप आराम से करो। आपको लगता है कि भैया के सब पढ़ने के बाद हमको एक एक, जैसा भैया बोल रहे हैं कि एक एक सेक्शन सेक्शन का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, एक एक सेक्शन का याद करने का तरीका बताएगा, हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा एग्जाम्स का, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं हो रही है, जो ऐसे बोला था फर्स्ट दिन, आप आना, आप मेरे को बोलना, नो क्वेश्चन आस्क, आप अपना रिफंड लेगा, या आप अगर कर दे आप अपना पैसा दे, कोई कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। बट द पॉइंट इज, एक बार करके देखो, मैं आपको ये आराम गारंटी बोलता हूँ कि हम लोग जितना मेहनत करता है कोई नहीं करेगा, राइट। और एट द एंड ऑफ द डे आपको डेफिनेटली ऐसा होगा ही नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या दिक्कत आ रही है एग्जाम्स का, आप लोग वो नहीं कर, क्योंकि कई लोग जब फर्स्ट क्लास में आते हैं तो ये क्लटर्ड रहता है, क्योंकि क्या है, भैया ने वो बोल दिया, कई लोग सीनियर्स में होता है तो भैया ने ये बोल दिया, फलाने से ले लो, पेरेंट्स ने ये बोल दिया, या उसकी सिस्टर ने ये बोल दिया, या मेरा दोस्त ये कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको देखो, कोई भी पेन ड्राइव गूगल ड्राइव दूसरा क्लास में लेना, वो तो आपको हर साल एडमिशन देते रहते हैं, कभी भी आप ले लो, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप कुछ टाइम देखो, आपको जब भी लगे कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, अब आराम से, आपको क्योंकि देखो ना 10-15 थाउजेंड मेरे लिए कुछ मैटर करता है ना आपके लिए, मतलब आपके लिए ठीक है, पर मेरे लिए आपका करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं आपको डिससेटिस्फाई करके कभी भी आपसे कंटिन्यूएंस नहीं रखूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एक बार अगर आप आया है, आपको लगता है, दिक्कत लगता है कि यार उधर जाए कि इधर जाए, तो एक बार डिक्लटर्ड होकर आराम से 3 चैप्टर करके देखो, टेक योर टाइम, समझ आए आराम से, क्योंकि आपको मैं ये ऑप्शन दूंगा, टॉप वाला फैकल्टी वो ऑप्शन नहीं देगा कि मेरे यहाँ से लो 3 चैप्टर नहीं समझ में आए तो पैसा वापस ले जाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से करो, वो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा उसके बाद, राइट। अभी कुछ टाइम मैं आपको देता हूँ, आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है सिलेबस के बारे में, वेटेज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो ओपन है। हाँ टाइमिंग्स क्या रहेगा, मेरा टाइमिंग जनरली
पहला तो ये बताओ, आप लोग में से किसी का कोई कमिटमेंट है क्या दूसरा? कोई है आपका? कहाँ किसी का कोई कमिटमेंट है दूसरा? कोई शर्म का बात नहीं। कब तक है? हाँ ठीक है, उसके बाद 10:30 से ही मेरा रहता है। 10:30, 10:45 इसके आसपास ही बाई टाइमिंग विल बी देयर टिल 12:30। 2 घंटे का रहता है सेशन। तो 2 घंटे का हम जनरल सेशन रखते हैं। 10:30 से 12:30 रहेगा, या 10:45 से 12:45 ऐसे। आप अभी के लिए एवरीडे मान के चलो। ठीक है, मैं एक बार अभी शेड्यूल बना लेता हूँ। 31st का मैं सोचा बना के इस बार आप लोग को भी दे दूंगा। 31st का मैं शेड्यूल बना दूंगा, नंबर ऑफ सेशन कितना लगेगा, क्या लगेगा, उसके हिसाब से फिर हम उस हिसाब से ट्रेस करेंगे कि जितना पीछे चल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने 5 डेज का शेड्यूल बनाया, हम 3 क्लास पीछे चल रहे हैं, तो उस दिन आप समझ लो कि वीक पूरा चलेगा, वैसा करके करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 10-12 घंटा तो होता ही नहीं भाई, कहाँ अभी। नहीं नहीं, आप लोग सबसे पहले ये बात समझो, मैं हमेशा एक चीज समझाता हूँ। देखो, मैं खुद ग्रुप 1 में लॉ पढ़ाता हूँ और ग्रुप 2 में ऑडिट पढ़ाता हूँ। पर मैं कभी भी बच्चे को ये नहीं बोलता कि दोनों क्लास में ले लो मेरे साथ, एक साथ शुरू कर दो पैरेलली। कभी नहीं बोलता। मैं हमेशा, आई थिंक वानिया हेड कॉल्ड में, मैंने उसको भी यही बात बोला। डोंट थिंक अबाउट 2 ग्रुप्स अभी, स्टार्ट विद 1 ग्रुप। ऑल दो देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा ये सब बात करके फायदा है, तुम्हारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज पे। स्टार्ट विथ फर्स्ट ग्रुप पहले, और 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। अकाउंट्स, टैक्स और लॉ। मई तक सिचुएशन असेस करो, क्या सिचुएशन रहता है। अप्रैल तक, मई तक तुमको क्लैरिटी हो जाएगा क्या सिचुएशन रहता है। हालांकि अभी नंबर ऑफ सब्जेक्ट इतना कम हो गया ना, एक ग्रुप देने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि आपका मई तक आराम से हो जाना चाहिए, थोड़ा हो सकता है किसी का जून भी चला दे। पर आपका, फिर आप क्या करेगा ना, बाकी टाइम पूरा वेस्ट कर देगा। और मैं आपको लास्ट बैच का एक करिश्माई बात बताता हूँ, आई एम नॉट नेमिंग द स्टूडेंट। बच्चे का सेट ऑफ का करिश्मा होता है। सेट ऑफ आप सुना है? इस ग्रुप में अगर अच्छे मार्क्स है और इस ग्रुप में कम है, तो इंस्टीट्यूट मिला के आपको पास कर देते हैं। इनफैक्ट उसके एक पेपर में एमसीक्यू में 22 नंबर थे, सब्जेक्टिव में मात्र 9 नंबर थे। 22 + 9 कितना, 31। 40 दे करके इंस्टीट्यूट ने पास कर दिया सेट ऑफ के कंसेप्ट से। इनका आईसीआर रेगुलेशन कहते हैं कि अगर बच्चा हर एक में पास होता है, एग्रीगेट में सेट ऑफ में पास होता है, तो किसी एक सब्जेक्ट के लिए उसको नहीं लटकाता, पास कर देता है। इसको बोलते हैं, पेपर में अगर बना हुआ आता है, पास अंडर आईसीआई रेगुलेशन, ऐसा करके लिखा हुआ आता है। वो स्टार बना हुआ रहता है या ऐसा एरो बना हुआ रहता है, और इसमें लिखा हुआ रहता है। हाँ हाँ, नहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकलशिप में हो सकता है कि, देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकलशिप में आपका रेज्यूमे आप भेजते हैं, उसके बाद इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बिग फोर्स आपको इसके बेसिस पे रिजेक्ट कर दे, हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। पर अगर आप नॉर्मल दूसरा कोई फॉर्म में जाएगा तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब मीडियम साइज अच्छा फॉर्म में बाहर भी। बिग फोर में पहचान का काम करे तो भाई तुम एक ग्रुप पास में भी तुमको ले लेते, मतलब एक एक करके पास हो तो भी ले लेते। आर्टिकल से अभी नहीं होता, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, नहीं आप मेरा गलत बात समझ, मैं बोल रहा हूँ कि बिग फोर वाला नॉर्मली बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट वाला क्राइटेरिया कैंडिडेट को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। वो एक एक ग्रुप करके आप पास किया, उसको प्रेफरेंस ही नहीं देता। समझ में आया? लेकिन अगर आपका सोर्स है ना वहां पे, तो वो आपको एक एक ग्रुप करके भी प्रेफरेंस दे देगा। बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमेशा मेरे हिसाब से अगर आप मानो, हालांकि आप अभी तो कोई हड़बड़ी नहीं है इतना, आप आराम से ग्रुप 1 का कंप्लीट करो। और ग्रुप 1 माथा में एकदम क्लियर कर लो। क्योंकि अगर आप टैक्स कर रहे हैं तो टैक्स तो हम लोग के यहाँ भी लाइव नहीं, आप पेन ड्राइव ही लेगा कहीं ना कहीं से। और पेन ड्राइव करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पेन ड्राइव कितना चैलेंजिंग होता है। कोई शुरू किया क्या टैक्स का पेन ड्राइव वेन ड्राइव करना? कोई भी, कोई सीनियर वीनियर से खबर लिया? एक बार शुरू करेगा ना, आपको 5 7 10 दिन में समझ में आ जाएगा कि पेन ड्राइव कितना मुश्किल चीज है। बोलने में बड़ा आसान लगता है बट बहुत मुश्किल होता है उसमें। तो आप शुरू करो एक बार, और टारगेट रखो मई जून तक आई विल डू। उसके बाद असेस करना ना ग्रुप 2 का। सारा लेक्चर अभी क्यों सोचना उसके बारे में? तो दिन में 3 सब्जेक्ट अगर तुमको पढ़ना है, लॉ, अकाउंट्स और टैक्स, तो भाई ठीक है ना, 3 3 घंटा भी अगर करके पढ़ रहे हैं, 9 ही तो घंटा हुआ खाली। मैं तो 2 घंटा का बोल रहा हूँ आपको, 3 का बोल भी नहीं रहा हूँ। मेरे यहाँ आएगा, टाइम पास होगा, ही ठीठी करेगा, तो थोड़ा तो वो भी होगा ना, एंटरटेनमेंट, लाइट हार्टेड भी रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो ऐसा नहीं है कि दिन भर पूरा किताब में घुसा हुआ रहना पड़ेगा और अरे अरे क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि फाउंडेशन में 4-5 घंटा पढ़ता था, तो अभी 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, वो हो सकता है। वे अकाउंट्स का क्लास 2 घंटा चला, मेरा क्लास 2 घंटा चला, टैक्स आप 3 घंटा कर लेंगे, 7 आवर्स का कमिटमेंट। भाई सी इंटर है, देना ही पड़ेगा उतना तो। उतना भी नहीं दे सकता फिर तो मुश्किल है। मैं तो आपको पहले दिन से बोला, डेडिकेशन पहला दिन से ही चाहिए उसमें। आप ये सोचेगा लास्ट मोमेंट में कर लेगा, नहीं ना आ सकेगा ना। मेरा बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। और पहले हम ये अभी फिर से बोल रहे हैं, पहले ग्रुप 1 को सॉर्ट करो। मई जून में आएगा तब आराम से डिसीजन लेंगे कि ग्रुप 2 तुमको करना है कि नहीं करना। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई डाउट। कॉस्टिंग का एक बार हम आपसे वन ऑन वन पे बात कर लेगा बाद में, मेरे लॉ से रिलेटेड जनरल बात करते हैं। मतलब मैं आपसे वन ऑन वन बात कर लूंगा कॉस्टिंग से रिलेटेड, अभी पहले लॉ से रिलेटेड बात कर लो। और कोई लॉ से रिलेटेड कोई डाउट, क्योंकि फिर जिनका हो गया उनको जाने देते हैं ना, उनको 11 बजे क्लास भी है। हो गया? ठीक है। एंड आई शुड एंड द सेशन। वान्या आपको बेटा कुछ पूछना है? नहीं भैया, हो गया। चलो ठीक है, सो एंड द सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।